हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। अपन इस पर बस थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे। आज उसी पर बस एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले अपन सबसे बात करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन की। उसके पहले अपन बात करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है फॉर एनी बॉडी? इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? इफ द नेट फोर्स acting on a body is zero, if the net force acting on the body is zero, then the body is said to be in equilibrium position. Means let us suppose ये बॉडी है और इस बॉडी पे क्या हो रहा है, टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। टू और मोर देन टू फोर्सेस क्या हो रहा है, एक्ट हो रहे हैं। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या होगा, will be the vector sum of all the forces, will be the vector sum of all the forces acting on the that body। अगर और भी लग रहे हैं तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका वेक्टर सम होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर द फोर्सेस। and if net force acting on the body जीरो हो गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो हो गया, तो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अपन ने क्या करा, बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे, नेट फोर्स फाइंड आउट किया। नेट फोर्स क्या होगा, बॉडी पर जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं सबका वेक्टर सम, और पता लगा नेट फोर्स कितना आया, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उन सबका वेक्टर सम मिलके कितना हुआ, जीरो। तो जब बॉडी पर जो नेट फोर्स जीरो होगा तो बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में बोलेंगे। तो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब इस पर मैं एक स्पेशल केस देखता हूं। इस पे स्पेशल केस क्या देखता हूं कि लेट अस सपोज बॉडी पर क्या हो रहा है, दो ही फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि अपने जो न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली, इस पर बेस्ट जो न्यूमेरिकल आते हैं तो बॉडी पे दो फोर्स ही लग रहे होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में। ऐसा कोई दोस्त नहीं, तीन चार भी लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में बॉडी पर दो ही फोर्स लग रहे होते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन में बॉडी है और बॉडी पे केवल क्या लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि जब केवल दो ही फोर्स लगे तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। तो इफ ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये ठीक है, तो दो ही फोर्स लग रहे तो नेट फोर्स उन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम। और आपसे बोला गया बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे ही आपसे बोला गया इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो दिमाग में फटाफट आएगा कि भैया नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होगा तो फटाफट दिमाग में आएगा कि इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम भी कितना होगा, जीरो। और जैसे ही पता लगा इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है, तो ये पता लग गया, क्या पता लग गया कि दोनों जो फोर्स बॉडी पर लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। मींस इफ ओनली टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर बॉडी पर केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो डेफिनेटली वो जो दोनों फोर्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम होने से भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, डायरेक्शन अपोजिट होने से भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम होने के लिए आपने बोला एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व किया तो पता लगा ये एफ वेक्टर जीरो तभी होगा जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। यूं समझिएगा, एक बॉडी है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, एक और फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, क्या नेट फोर्स जीरो होगा क्या? नहीं होगा। नेट फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन। तो केवल मैग्नीट्यूड सेम होने से F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। माइनस कहां चला गया वो पता लग गया होगा, डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन और ये स्केलर इक्वेशन है।
तो अपन बोलते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वही किया है मैंने, F1 इक्वल टू F2। लेकिन यहाँ वेक्टर इक्वेशन है तो मैग्नीट्यूड सेम होने के साथ साथ डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि जब बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होने से काम नहीं चलेगा, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होने से भी काम नहीं चलेगा। नेट फोर्स जीरो तब होगा जब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। आपको मैंने बताया दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं है। एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, क्या नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक फोर्स लग रहा है इधर 5 न्यूटन का, तो इधर भी लग रहा है 5 न्यूटन का, क्या नेट फोर्स जीरो होगा? हाँ होगा। तो इसका मतलब क्या है, आज के बाद मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम में मैं डायरेक्टली लाइन लिख दूंगा, क्योंकि वो डायरेक्शन तो मैं डायग्राम में शो कर दूंगा, ठीक है ना। तो दिमाग में बिठा लीजिएगा कि अगर दो नेट फोर्स जीरो है और दो ही फोर्स लग रहे हैं तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी जो बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में कब होगी? इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तो नेट जीरो होने का मतलब इन सबका वेक्टर सम भी जीरो। तो जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उन सबका वेक्टर सम जीरो होगा। और एक स्पेशल केस में मैंने बोला कि अगर दो ही फोर्स लग रहे हैं और नेट फोर्स जीरो है तो ऐसा तभी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। इक्विलिब्रियम तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, एक को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा समझिएगा। लेट अस सपोज बॉडी यहां पर है, ये बॉडी है, नेट फोर्स जीरो, लेकिन अगर मैं बॉडी को क्या करता हूं, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको मीन पोजीशन भी बोला जाता है, अगर मैं बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां तो नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं और छोड़ दूं तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाती है। बोले तो जैसे मैंने इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया और जब मैंने खुद का फोर्स हटाया तो बॉडी अपने आप, बोले तो जो सिस्टम के जो फोर्सेस लगते हैं उसकी वजह से खुद वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाती है। तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मींस आपकी बॉडी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहती। ये बॉडी यहाँ पर रेस्ट पर थी, नेट फोर्स जीरो था, मैंने इसको ताकत लगाकर बाहर से फोर्स लगा इसको डिस्प्लेस तो किया, लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटाया ये वापस ड्यू टू द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गई। तो इस टाइप की इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या बोलते हैं? स्टेबल। ये बॉडी अभी यहाँ पर है, नेट फोर्स जीरो है, बोले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, लेकिन अगर मैं इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूं और डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूं तो ये वापस नहीं आती और दूर और चल जाती है, बोले तो ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़कर और आगे चली जाती है। तो इस टाइप की इक्विलिब्रियम पोजीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैंने यहाँ पर नेट फोर्स जीरो था, अगर मैंने इसको फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर इसको इसकी मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो पता लगा न वापस आ रही नहीं आगे जा रही। इसका मतलब जैसे छोड़ा न तो आई नहीं आगे गई। इसका मतलब यहाँ पर भी अभी भी इस पर नेट फोर्स कितना है? जीरो। बोले तो न तो बॉडी वापस अपनी इक्विलिब्रियम पर आना चाह रही है और नहीं आगे जाना चाह रही है। तो इस टाइप की इक्विलिब्रियम पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो अपन बोल सकते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन तीन टाइप की होगी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल क्या होगी? ये मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को डिस्प्लेस कर देता हूं
और डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूं तो बॉडी अगर वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैंने बॉडी को डिस्प्लेस किया और छोड़ा और वो और आगे दूर चल गई तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। मैंने बॉडी को इसकी मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, छोड़ा, अरे मैं तो वापस आई नहीं, आगे गई, तो ये क्या होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अपने मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर बॉडी पर दो ही फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो आज के बाद दिमाग में फटाफट बात आ जानी चाहिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। केवल मैग्नीट्यूड सेम होने से नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होने से भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब व्हेन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब अपन इस पर बस थोड़े से न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो ये 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r। तो 2 पॉइंट चार्ज आर सिचुएटेड एट r डिस्टेंस अपार्ट। फाइंड द पोजीशन ऑन द लाइन joining these charges at which another charge q3 remains in equilibrium position। तो ये 2 पॉइंट चार्जेस है q1 और q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r। तो मेरे को क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑन द लाइन joining the charges at which another charge q3 q0 कुछ भी बोल दो remains in equilibrium। तो आपको बोला गया ये 2 पॉइंट चार्जेस है एक लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन पर एक अनदर चार्ज रखना है जो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, जो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये बताना है कि इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर मैं अनदर चार्ज को कहां पर रखूं ताकि वह इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे, ताकि वह इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे। तो सबसे पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो चार्जेस हैं ये लाइक चार्जेस है कि अनलाइक। हाल फिलहाल में दोनों को लाइक चार्जेस बोल देता हूं। मैं बोल रहा हूं फाइंड द पोजीशन ऑन द लाइन joining the charges at which another charge q0 remains in equilibrium। तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करिए उस लाइन पर एक ऐसी जगह बताइए जहां पर अनदर चार्ज, तीसरा चार्ज q0 इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल में दो केस बन सकते हैं, जब ये दोनों चार्ज लाइक चार्ज हो और जब ये दोनों अनलाइक चार्ज हो। हाल फिलहाल में दोनों को लाइक चार्ज ले रहा हूं, q1 और q2 को, और एक अनदर चार्ज q0 रख रहा हूं ताकि वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैं को उस q0 रखने की 3 पोजीशन हो सकती है। मैं q1 की इस साइड रखूं, q1 और q2 के बीच में रखूं और q2 के इस साइड में रखूं। तो देखो 3 पोजीशन, 3 रीजन है कि लेफ्ट साइड में रखूं q1 के, दोनों के बीच में रखूं, q2 के राइट साइड में रखूं। एक बात है, मैं q0 को चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं। यहां रखूंगा तो कितने फोर्स लगेंगे, q1 भी लगेगा, q2 भी लगेगा, 2 लगेंगे। यहां रखूंगा q0 को तो भी 2 ही लगेंगे, यहां रखूंगा तो भी 2 ही लगेंगे। तो ये बात है कि मैं q0 को कहीं पर भी रखूं 2 ही फोर्स लगेंगे, q1 की वजह से और q2 की वजह से। और जैसा मैंने बोला q0 किस में, इक्विलिब्रियम में, और q0 इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। नेट फोर्स 0 होने के लिए q1 और q2 की वजह से
जो उस पर फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में से डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन चलो यहां रखते हैं। मैंने क्यू नॉट को फर्स्ट रीजन में रखा, देखिए क्या होता है। इस क्यू नॉट की नेचर नहीं बोल रखी तो मैं पॉजिटिव बोल देता हूं, नेगेटिव भी बोल सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो इस क्यू नॉट पर फोर्स कौन कौन लगेगा, Q1 भी लगेगा, Q2 भी लगाएगा। देखिए Q1 की वजह से क्यू नॉट पर फोर्स पहले का क्या रखूंगा, Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, फोर्स इधर है। Q2 की वजह से Q नॉट पर फोर्स देखूंगा तो Q2 भी Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल, फोर्स इधर है। इसका मतलब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। इसका मतलब Q नॉट को यहां पर रखने पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। इधर रखूंगा तो Q1 Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल, Q2 भी क्या करेगा, रिपेल, इधर भी 0 नहीं हो सकता। कहने का मतलब जब दोनों लाइक चार्जेस है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, दोनों लाइक चार्जेस है, तो इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर अनदर चार्ज आप Q1 के लेफ्ट साइड में रखेंगे, Q2 के राइट साइड में रखेंगे तो इक्विलिब्रियम पर नहीं आएगा। मींस अगर दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में ही जब आप Q0 को रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम पे आ सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। Q1 इस Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल, Q2 इस Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल। तो दिमाग में बिठा लीजिए कि जब दोनों लाइक चार्जेस है और आपको क्या करना है, आपको वो पोजीशन बतानी है कि इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर अनदर चार्ज कहां रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम पे है। तो आज के बाद दिमाग में फटाफट आ जाएगा, इधर नहीं रखेंगे, इनके बीच में ही कहीं रखेंगे। तो लेट मैंने इस Q नॉट को Q1 से कितनी डिस्टेंस पे रख दिया, x डिस्टेंस पर, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस x। चलो मैं थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं। ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है, ताकि थोड़ा सा और दिमाग आपका खुलेगा। तो ये तो मैंने कंफर्म कर लिया कि Q1 को इधर नहीं, सॉरी Q नॉट को इधर नहीं रखेंगे, Q नॉट को इधर भी नहीं रखेंगे। तो जब दो लाइक चार्जेस है और आपको इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक अनदर चार्ज रखना है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो वो अनदर चार्ज कहां रखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कहीं रखना पड़ेगा। अब यहां रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा, उसके लिए हमको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात है कि F1 और F2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आ गया। नेट फोर्स 0 होने के लिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 क्या हुआ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस R1 है। फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K उड़ गया, Q नॉट उड़ गया, क्या बचा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भैया, Q1 अपॉन Q2, ये इधर गया। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना हो गया, अंडर Q1 अपॉन Q2। तो गौर फरमाइएगा, क्या गौर फरमाइएगा, R1 ऊपर है, Q1 ऊपर है, R2 नीचे, Q2 नीचे। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी Q2 की, सॉरी डिस्टेंस होगी Q0 की, बोले तो Q0 की Q1 और Q2 से जो डिस्टेंस है, Q0 की Q1 और Q2 से जो डिस्टेंस है वो इन दोनों चार्जेस के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मींस जिस चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा है Q1 और Q2 में से जिस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है उस चार्ज से Q नॉट की डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। मींस अगर ये 1 माइक्रोकूलम और ये 4 माइक्रोकूलम है तो Q नॉट की 4 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस ज्यादा होगी और 1 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस कम होगी। अब एक और खास बात, R1 अपॉन R2 इक्वल टू मैं बोल सकता हूं अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2। तो R2 इक्वल टू कितना हो गया,
R2 इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 R1 हो गया। तो आपको पता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी R, तो R की वैल्यू कितनी होगी R1 प्लस R2, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी R, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी R1 प्लस R2। तो R2 का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये कितना आएगा अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 R1 कॉमन आ गया, एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1, तो R1 इक्वल टू कितना हो गया रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 कितना हो गया कितना हो जाएगा R। तो इस तरह से अपन को Q नोड का Q1 से डिस्टेंस ऑब्टेन हो जाएगा। सिमिलरली जब R2 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 मल्टीप्लाई बाय R। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, क्वेश्चन क्या था, दो पॉइंट चार्जेस थे Q1 और Q2, तो आपको क्या करना था, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, इस लाइन पर एक अनदर चार्ज कहां रखूं ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैंने कहा कि अगर ये दोनों लाइक चार्जेस है तो वो जो अनदर चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा वो कहां पर आएगा, इन दोनों को जो लाइन ये इन दोनों के बीच में ही आएगा, ना तो Q1 के लेफ्ट साइड में जाएगा नहीं Q2 के राइट साइड में जाएगा। लेकिन अब अपन इसी क्वेश्चन को वापस सोल्व करते हैं, लेकिन अब ये दोनों जो चार्जेस है जिनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर आप अनदर चार्ज रख रहे हैं, तो अब की बार ये दोनों चार्ज में क्या करता हूं अनलाइक चार्ज करता हूं, मींस एक प्लस और एक माइनस करता हूं। तो ये क्वेश्चन वापस सोल्व करते हैं, लेकिन अब की बार जो दोनों चार्ज है जिनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर आप अनदर चार्ज जो रख रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये दोनों चार्ज क्या करते हैं अपोजिट नेचर के करते हैं, एक को प्लस और एक को माइनस बनाते हैं। अब हम वापस इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन अब की बार दोनों जो चार्जेस है जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर आप अनदर चार्ज रख रहे थे ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो अब ये दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज करते हैं। पहले तो अपन ने ये दोनों चार्ज लाइक चार्ज रखे थे, अब अनलाइक चार्ज रखते हैं। तो ये Q1 है और ये Q2 है, इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, इस लाइन पर मेरे को क्या करना है, एक अनदर चार्ज रखना है ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक, तो उस अनदर चार्ज की कितनी रीजंस हो सकते हैं, Q1 के लेफ्ट साइड में रखूं, Q2 के राइट साइड में रखूं या बीच में रखूं। एक बात है, क्या बात है, मैं Q नोट को यहां रखूं, चाहे यहां रखूं चाहे यहां रखूं। Q नोट को अगर मैं यहां रखता हूं तो कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q1 और Q2। यहां रखता हूं तो कौन लगाएगा, Q1 और Q2। यहां रखता हूं तो Q1 और Q2। मींस मैं Q नोट को चाहे रीजन फर्स्ट में रखूं, चाहे रीजन सेकंड में रखूं, चाहे रीजन थर्ड में रखूं, Q नोट पर दो ही फोर्स लग रहे हैं। तो Q नोट पर नेट फोर्स कितना है, इन दोनों का वेक्टर सम। और मेरे को वो पोजीशन, वो जगह ढूंढनी है जहां पर Q नोट क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब Q1 और Q2 की वजह से Q नोट पर जो फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, डायरेक्शन में क्या होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए भैया, अपोजिट होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि आखिरकार कहां पर दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो लेट अस सपोज मैंने इन दोनों के बीच में रख दिया, तो ये Q नोट को यहां रखा, तो Q नोट को जैसे मैं यहां रखूंगा, Q1 और माइनस Q2 दोनों फोर्स लगाएंगे। दोनों का इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए।
Q1 Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो Q1 की वजह से Q0 पर फोर्स इधर लगेगा और माइनस Q2 Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पता लगा जब मैं Q1 और माइनस Q2 के बीच में Q0 को रखता हूं तो दोनों चार्जेस की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। इधर रखते हैं, यहाँ का तो खेल खत्म हो गया, बीच में नहीं रखते। हाँ, दोनों लाइक चार्ज होते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ थी Q0 की, इनके बीच में, लेकिन अनलाइक में इनके बीच में नहीं आएगी। इधर रखा तो Q1 इसको रिपेल कर देगा, माइनस Q2 इसको अट्रैक्ट कर देगा। तो यहां एक बात पता लगी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यहां रखते हैं Q0 को, क्या होगा, Q1 इसको रिपेल करेगा, माइनस Q2 अट्रैक्ट करेगा। तो ये बात तय हुई, क्या बात तय हुई कि जब दोनों अनलाइक चार्जेस है तो Q0 कहां पर इक्विलिब्रियम में आएगा, या तो Q1 के लेफ्ट साइड में आएगा या Q2 के राइट साइड में, क्योंकि इस जगह पर और इस जगह पर बोले तो रीजन फर्स्ट और रीजन थर्ड, रीजन सेकंड में ही ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, अपोजिट्स होने से भी काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब अपन को कंफर्म करना है कि इधर इक्विलिब्रियम पे होगा कि इधर इक्विलिब्रियम पे होगा, उसको अपन आगे बात करते हैं। तो लेट अस सपोज मैंने हाल फिलहाल ये Q1 और ये Q2, ठीक है, ये Q2, तो मैंने हाल फिलहाल लेफ्ट साइड में शो कर दिया इसको। तो Q0 का Q1 से डिस्टेंस लेट अस सपोज कितना है, R1, और Q0 का Q2 से डिस्टेंस कितना है, R2। Q1 इसको रिपेल करेगा और Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 क्या होगा कि Q1 Q0 अपॉन यहां से तक डिस्टेंस R1 स्क्वायर, ये तो गया F1। F2 की बात करें तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 क्या होगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब की बात Q0 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R2। K उड़ गया, Q0 उड़ गया, क्या बचा देखे तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इधर चला गया तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर क्या बचेगा, Q1 अपॉन Q2। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2। इट्स मीन्स जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उस चार्ज की Q0 से डिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा। भैया R1 R2 क्या है, R1 और R2 क्या है, Q0 का Q1 और Q2 से डिस्टेंस। तो यहां से पता लगा, क्या पता लगा, R1 ऊपर Q1 ऊपर। तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी R से डिस्टेंस भी ज्यादा होगी, तभी जाकर Q0 इक्विलिब्रियम पर आएगा। मतलब क्या निकला, मतलब समझेगा। लेट अस सपोज ये नेगेटिव था ना, लेट अस सपोज ये 4 माइक्रोकूलम है और ये -10 माइक्रोकूलम है। तो Q1 की वैल्यू तो 4 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू -10 माइक्रोकूलम। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होने के लिए Q2 की Q0 से जो डिस्टेंस होगी वो Q1 से कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा। तो अब आप मेरे को बताओ Q0 को इधर रखूं कि इधर रखूं, ताकि Q0 की Q2 से डिस्टेंस ज्यादा हो। तो नो डाउट इधर रखूंगा तो Q0 की Q2 से डिस्टेंस कम हो जाएगी और Q1 से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मेरे को किधर रखना पड़ेगा, इधर, ताकि इधर रखूंगा तो Q0 की Q2 से डिस्टेंस ज्यादा होगी और Q1 से डिस्टेंस कम होगी। अगर ये 10 माइक्रोकूलम होता और ये -4 माइक्रोकूलम होता तो 10 माइक्रोकूलम Q1 10 माइक्रोकूलम होता तो Q0 की Q1 से डिस्टेंस ज्यादा होगी
तो अगर मैं इधर रखूंगा तो Q नोट की Q1 से डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो किधर रखना पड़ेगा, इधर। तो कुल मिलाकर शॉर्टकट बात ये, बात ज्यादा समझ नहीं आई हो तो जब दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम पर आएगा Q नोट। जब अनलाइक है तो या तो इसके इस साइड या इसके इस साइड। अब ये कंफर्म करना है कि इसके लेफ्ट साइड किसके राइट साइड, तो जो चार्ज कम है उसकी तरफ होगा, उसके पास होगा, या यूं बोल सकते हैं जो चार्ज ज्यादा है उससे दूर होगा। तो ये 4 और ये 10 है, तो 4 की लेफ्ट साइड में होगा, 4 की साइड में होगा, बीच में नहीं होगा, उसकी दूसरी साइड में होगा, ठीक। और अगर ये 10 है और ये 4 है तो 4 की इधर साइड में होगा, ताकि 4 से तो डिस्टेंस कम हो जाएगी और 10 से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब अगर अपन थोड़ा सा और गौर फरमाते हैं तो पता लगता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस R2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R। तो R2 इक्वल टू कितना है, R2 इक्वल टू कितना है, R1 प्लस R। यहां से R2 की वैल्यू निकालने, डायरेक्ट निकाल लो, √Q2 अपॉन √Q1 R1 इक्वल टू R1 प्लस R। कॉमन इधर ले लेंगे, R1 कॉमन आ जाएगा, तो √Q2 माइनस √Q1 अपॉन √Q1 R1 इक्वल टू R। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R अपॉन √Q2 माइनस √Q1 मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। सॉल्व लीजिए हमने, तो R1 इक्वल टू कितना होगा, √Q1 R अपॉन √Q2 माइनस √Q1। सिमिलरली R2 हो जाएगा √Q2 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 मल्टीप्लाई बाय R। तो इस टाइप का बेस्ट क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में आता है कि भाई ये दो चार्ज है, बताइए एक अनदर चार्ज को कहाँ रखें, इनको लाइन जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर इनको कहाँ रखें ताकि यह इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। तो बस सिंपल सा बात है, वो चार्ज के इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने के लिए उन दोनों चार्ज की वजह से उस जिस तीसरे चार्ज को रख रहे हैं उस पर जो फोर्स होना चाहिए मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। अगर वो दोनों चार्ज लाइक चार्ज है तो अनदर चार्ज को कहां रखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए, इन दोनों के बीच में कहीं। अनलाइक है तो बीच में नहीं आएगा, साइड में आएगा, और साइड में किधर की तरफ आएगा, जिस चार्ज की वैल्यू कम है उस चार्ज के पास में होगा, या जिस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है उस चार्ज से दूर होगा। इस पर भी बस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने नोट्स में दे रखे हैं, आप उनको सोल्व कीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई।